हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधवा पीएमएस। हम लोग सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स पीआई का क्वेश्चन ऑफ 2020 और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट गेट स्टार्टेड। The first question is state Lenz law of electromagnetic induction and mention its significance. Okay, we know EMF E is equal to minus d phi by dt according to Lenz law. Faraday law होता तो बस हम लोग मैग्नीट्यूड लेते। So Lenz law हम लोग क्या बोल सकते हैं? Lenz law is the induced EMF oppose the cause of generation. इसको हम लोग बोलते हैं Lenz law। और अगर पर्टिकुलरली इसके डेफिनेशन बोलेंगे तो the direction of an induced EMF will be such that it tends to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produce it। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपरली भी लिख सकते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस आप लोग एक दो सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, जैसे इट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, ये डायरेक्शन के बारे में बात करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज सर्किट। ठीक, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे एक दो पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ वी कैन डिटरमाइन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे आप लोग एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर इन सीए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आप लोगों के कोर्स में इस बार नहीं है, पर ये एक्स रेगुलर वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्स रेगुलर वाले ये वाले क्वेश्चंस को, एक पीएनपी और एक एनपीएन, ये दोनों ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज फाइंड द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन। तो मास हम लोग को कितना गिवन है? 1 ग्राम, एंड वी नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। ठीक, ऐसा यूनिट में हम लोग सारा कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ वेलोसिटी गिवन है, स्पीड मीन्स वेलोसिटी गिवन है 0.01 मीटर पर सेकेंड। वी नीड टू फाइंड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटन। ठीक है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। ठीक, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। ठीक है, व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय, हम लोग को कितना गिवन है? मास 10⁻³ kg इंटू वेलोसिटी कितना गिवन है? 0.01 मीटर पर सेकेंड। नाउ इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, दिस इज 10⁻³ और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻²। मल्टीप्लीकेशन में है तो -3 - 2 विल बी -5, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +5। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻29 मीटर। दिस इज लैम्डा। ओके, यही वेवलेंथ हम लोग को निकालना था। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर डी इज मेंशन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 4 प्रॉपर्टी बोला है, आप लोग मिनिमम 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 से ज्यादा ही लिखेंगे। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम के थ्रू में ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट के साथ इक्वल होता है। ठीक है, नाउ दे कैन शो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है। दे नीड नो मीडियम ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, C इज इक्वल टू V लैम्डा। ठीक, ऐसे करके आप लोग मिनिमम 5 पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर ई इज स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। वैसे आप लोग न्यूक्लियर फोर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक कितना लिखना है नहीं बोला है, तो मिनिमम आप लोग 4 या 5 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। What is nuclear force? This is the strongest force but short range force. It is attractive in nature but with repulsive core. So the third point may be nuclear force is identical for all nucleons, that is independent of charges. ठीक है, ये एक पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, at a distance less than 0.7 for me this become repulsive, ये भी एक पॉइंट कर सकते हैं आप लोग। And the nuclear force are depend upon spin और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर हम लोग प्लूरल में लिखनी है न्यूक्लियर लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे आप लोग मिनिमम 4 या फिर 5-6 पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना पॉइंट आप लोग को याद है सारे को ऐसे स्टार या फिर ऐसे पॉइंट्स दे करके आप लोग लिख सकते हैं।
Three capacitors, each of capacitance 0.3 microfarad, are connected in parallel. This combination is connected with another capacitor of capacitance 0.1 microfarad in series. What is the resultant capacitance? We know when capacitance are in parallel, Cp formula होता है C1 plus C2, and when capacitance are in series, formula होता है 1 by CS series is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे. 3 capacitors, each of capacitance 0.3 microfarad are connected in parallel. We know parallel होता है तो डायरेक्ट ऐड होता है. So for 3 capacitance, सॉल्यूशन लिख लेंगे हम लोग. 3 capacitors 0.3 microfarad आर इन पैरेलल. ठीक है, जब पैरेलल गिवन है दैट मीन्स C इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, क्योंकि 3 है सो दैट इज 0.9 माइक्रोफैरेड. ओके, दिस इज फॉर पैरेलल. नाउ दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो रिजल्टेंट आया, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफैरेड इन सीरीज. ठीक, सो नाउ जब सीरीज में होता है 1 बाय C के फॉर्मेट में हम लोग ऐड करते हैं. सो नाउ 0.9 microfarad is in series with 0.1 microfarad. So 1 by C is equal to, we can write 1 by 0.9 plus 1 by 0.1, that is equal to 1 plus 9 divided by 0.9, that is 10 by 0.9. ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए पूरा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं बता रही हूं मैं कि 0.9 और 0.1 का हम लोग एलसीएम 0.9 ले सकते हैं. नाउ इम्प्लाइज सी, वी नीड टू फाइंड सी दैट मीन सी रिजल्टेंट, दैट इज इसको हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे. 1 बाय सी को रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो सी हुआ, तो 10 बाय 0.9 को रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 0.9 डिवाइडेड बाय 10. नाउ इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 9, 0.9 है दैट मीन्स ये 9 बाय 10 है. ठीक है, पॉइंट के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं. सो दिस इज 9 बाय 10, अगेन एक 10 है तो 100 हो गया. इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 0.09 माइक्रोफैरेड. दिस इज आवर आंसर. दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर जी इज एक्सप्लेन व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू नो इज, जब लाइट ट्रैवल करता है डेंसर मीडियम से लेकर के रेयर मीडियम, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. ठीक है, सो सपोज दिस इज नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल. Whenever light travel from denser medium से rarer medium, तभी जो लाइट रे होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है. तो जब इंसिडेंट एंगल बढ़ता हुआ जाएगा तब रिफ्रैक्टेड रे बेंड होता हुआ जाएगा, दैट मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होता जाएगा. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज the incident angle at which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. Okay, suppose this is the incident angle for which the refracted angle is 90 degree. Okay, तब ये है इंसिडेंट एंगल. तब इंसिडेंट एंगल के बाद अगर हम लोग और इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे, ओके, नाउ दिस इज द इंसिडेंट एंगल. अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, देन दिस रिफ्रैक्टेड रे विल बी बेंड लाइक दिस. तो अभी ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ओके, सो जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, मतलब आफ्टर क्रिटिकल एंगल जब हम लोग अगेन इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे, तब ये लाइट उस मीडियम को कभी पार ही नहीं कर पाएगा. दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, so when the incident angle is increase the critical angle, then the ray remain at the same medium and never refracted. This is called total internal reflection. ठीक है, सो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है. थियोरेटिकल क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को पता है, आप लोग पढ़े हैं, तो आप लोग इजीली लिख पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच इज डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी? दैट इज हेनरी बाय मीटर. ओके, सो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है ML-T-2 A-2. दिस इज द डायमेंशन. क्लियर है. Question number I is the current in a circuit with a cell of EMF 6 volt and internal resistance 0.1 ohm is 2 ampere. Find the value of external resistance in it. ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को गिवन है E इज इक्वल टू 6 वोल्ट, EMF गिवन है 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.1, दैट इज स्मॉल r गिवन है. इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r के द्वारा डिनोट करते हैं 0.1 ओम. ठीक, नेक्स्ट करंट कितना गिवन है हम लोग को? करंट गिवन है 2 एम्पियर, दैट इज I इज इक्वल टू 2 एम्पियर. एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर करंट इज टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. यही तो फॉर्मूला हम लोग को पता है.
ठीक है। टोटल ईएमएफ इज ई एंड टोटल रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। नाउ इम्प्लाइज दैट करंट कितना गिवन है, 2 एम्पियर गिवन है, पुट कर रहे हैं। नाउ इजिकल टू ई कितना गिवन है, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर हम लोग को गिवन नहीं है, वही तो निकालना है। स्मॉल आर इज 0.1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r प्लस 0.1 इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं। नाउ इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 2.9 ओम। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना मिल गया हम लोग को, 2.9 ओम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। बस इसी को याद रखना हम लोग को। करंट होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। Question number J is a convex lens has focal length 5 meter. At what distance should an object be placed so as to have a real image magnified twice? Okay. कुछ चीजें हम लोग को याद रखना पड़ेगा जब मैग्निफिकेशन रियल इमेज में होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को रियल इमेज गिवन हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस में तो हम लोग को पता है मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। ठीक ना, हम लोग को गिवन क्या है, गिवन फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू है 5 मीटर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है इसलिए 5 लिख रहे हैं। अगर कॉन्केव दिया होता तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता तो -5 लिख लेते। कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव। फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए क्या होता है, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। सो हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को m दैट इज v बाय u दैट इज -2 क्योंकि ट्वाइस बोला है हम लोग को। ठीक, नाउ इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू वी कैन राइट -2u। v इज इक्वल टू u को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ हम लोग को लेंस फॉर्मूला पता है क्योंकि लेंस गिवन है हम लोग को तो हम लोग को लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मिरर गिवन होता तो हम लोग को मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला होता तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता। नाउ इम्प्लाइज v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2u। सो -1/2u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f बाय इक्वेशन 1। ओके, नाउ हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। इम्प्लाइज अगर हम लोग एक एलसीएम ले लेंगे 2u तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -1, यहाँ पे हो जाएगा -2 दैट इज 1/f। इम्प्लाइज -3/2u इज इक्वल टू 1/f। एंड फोकल लेंथ हम लोग कितना गिवन है, 5 गिवन है तो हम लोग यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं। नाउ इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -15 इज इक्वल टू 2u। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ इम्प्लाइज वी नीड टू फाइंड u। सो -15/2 दैट इज इक्वल टू -7.5 मीटर। ठीक है, सारा कुछ मीटर में गिवन है इसलिए हम लोग का आंसर भी मीटर में आएगा। सो u इज इमेज डिस्टेंस, सो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -7.5 मीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, थोड़ा आप बस प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूला सबको याद रखिए। जैसे अगर रियल इमेज हो रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।